हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी का नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। इससे पहले के चैप्टर में यानी कि चैप्टर 11 में हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में। उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लगभग सारा चीज़ पढ़ा दिया है, जैसे कि हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं वेलफेयर के लिए, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने चैप्टर 11 में दे दिया है। अब इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, इनका हमारे जीवन में उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। ज़्यादातर चीज़ें तो चैप्टर 11 में हमने समझ लिया है, फिर भी इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें दिया हुआ है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने जाना है किसके बारे में, तो डोसा, इडली आदि प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन कैसे होता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। उसी प्रकार से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोगों ने जाना है कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों से हम लाभदायी प्रोडक्ट्स को तैयार करके औद्योगिक स्तर पर हम उसका उत्पादन करते हैं। जैसे कि उसमें हमने बताया है इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ह्यूमन के बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ऐड करके यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए बना करके उस इंसुलिन का औद्योगिक रूप से अधिक मात्रा में कैसे उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है। उसी का एप्लीकेशन यानी कि उपयोग क्या है, कहाँ पे उसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, तो आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की उपलब्धियां के बारे में, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है, हम उसे अपने जीवन में किस प्रकार से औद्योगिक स्तर पर उपयोग में लाते हैं, इसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। जो हमने रूपांतरित जीव तैयार किया, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, कवक हो, पौधा हो, जंतु हो, उसका औद्योगिक स्तर पर उपयोग क्या है, यूजेज क्या है जो ह्यूमन के लिए लाभदायक है, इसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी अथवा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधों और जंतुओं का उपयोग द्वारा, जो रूपांतरित सूक्ष्म जीव होते हैं या कवक होते हैं, सूक्ष्म जीव के रूप में हम बैक्टीरिया को यूज में लाते हैं, कवक के रूप में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, उसके बाद से पौधे हैं, जंतु है, इसका उपयोग द्वारा महत्वपूर्ण जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन से संबंधित है। मतलब इसके द्वारा औद्योगिक स्तर पर जैविक पदार्थों का उत्पादन से ये जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव के रूप में बैक्टीरिया को यूज में लाया जाता है, कवक के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से पौधों का उपयोग किया जाता है, जंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये जो जंतु होते हैं कई बार बचते नहीं हैं, लेकिन जब वे बचते हैं तो उसमें उस जीव में उस तरह का पावर आ जाता है जिसके द्वारा कि हम उससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मकड़ी जो जाल बनाती है वो विशेष प्रकार के प्रोटीन को सिक्रीट करके बनाती है। वो जाल जो बनी हुई है जिस प्रोटीन से, वह प्रोटीन काफ़ी मजबूत और ड्यूरेबल प्रोटीन है। तो हम क्या करते हैं कि उस प्रोटीन को उस स्पाइडर सेल से, मकड़ी से निकाल लेते हैं और उसे गोट में यानी कि बकरी में डाल देते हैं। तो बकरी के दूध में भी वो प्रोटीन आने लगता है।
फिर दूध से उस प्रोटीन को अलग करते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट उसी का बनता है। तो एक प्रकार से जो बकरी हुई वह जेनेटिकली मॉडिफाई हुई। बकरी जो है क्या हुई, जेनेटिकली मॉडिफाई हुई। वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जो जंतु हैं या पौधे हैं या कवक है या सूक्ष्म जीव है वो रूपांतरित है, मॉडिफाई है, जेनेटिकली मॉडिफाई है। जैसे कि बकरी में क्या मिलाया गया, तो स्पाइडर का प्रोटीन मिलाया गया, तो उसके दूध में भी वह प्रोटीन आने लगा, तो बकरी क्या हुई, तो एक प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाई हुई। इसी प्रकार से गायों में, सीप में, भैंस में, मुर्गे में इस तरह का जीन्स मॉडिफाई करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। दूसरे एनिमल ऑर्गेनिज्म से, दूसरे जीवों से जीन्स को निकाल करके उसमें अप्लाई किया जाता है और उससे बहुत अधिक मात्रा में उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यानी कि उस जीव में नया कैरेक्टर आ जाता है, जैसे कि बकरी में नया कैरेक्टर आ गया, नया प्रोटीन उत्पन्न हो गया। उसी तरह से अलग जो जीव है, जैसे गाय है, भैंस है, मुर्गा है, उसमें भी उस तरह का नया लक्षण आ जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। वैसा भी प्लांट्स में होता है, जैसे कि मान लो कि मटर के पौधे में या लेगुमिनेसी कुल के पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, जो उसके ग्रो करने के लिए आवश्यक होता है। तो वो जीन जो कि उसको सपोर्ट करता है, लेगुमिनेसी पौधे को, उसको निकाल करके यदि दूसरे पौधों में उस जीन को स्थापित कर दिया जाए तो उन पौधों में भी नोड्यूल बनने लगेंगे, गांठ बनने लगेंगे, और उस पौधे को भी यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि मटर के पौधे के लिए यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से उस पौधों में एक नया लक्षण आ जाएगा। यही विधि धान में, गेहूँ में किया जा रहा है कि धान में जो है उसके जीन में परिवर्तन कर दिया जाए, जो लेगुमिनेसी कुल का बैक्टीरिया है उस धान के कुल में आ जाए या गेहूं के कुल में आ जाए, उसका प्रयास अभी चल रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रहा है कि जो मटर का पौधा है वो डाइकोट है, यानी कि लेगुमिनेसी के जो पौधे होते हैं डाइकोट होते हैं और धान या गेहूं के जो पौधे होते हैं मोनोकोट होते हैं। तो ये समस्या आ रही है कि गेहूं और धान के पौधे में उस लेगुमिनेसी कुल के बैक्टीरिया के जीन को कैसे मॉडिफाई किया जाए। अभी पूर्ण रूप से ये कंप्लीट नहीं किया गया है। यदि ऐसा हो जाता है तो गेहूं और धान के लिए भी क्या होगा, तो कोई भी यूरिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसी तरह से वो ग्रो करेगा और अच्छी फसल का उत्पादन भी करेगा। आगे देखते हैं, कृषि, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रूपांतरित फसलें, संशोधित खाद्य पदार्थ, फसलों व जंतुओं की नस्लों में सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बीटी फसलें हैं, अभी हम उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे जो है परिवर्तन स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाते हैं, वो किसके द्वारा, तो जैव प्रौद्योगिकी के ही द्वारा। उसी प्रकार से रूपांतरित फसलें हैं, रूपांतरित फसलें और संशोधित खाद्य पदार्थ, फसलों व जंतुओं की नस्लों में सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का प्रतिपादन यानी कि संशोधन व ऊर्जा उत्पादन में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। यानी कि ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब इस क्षेत्र के ज्ञान को मानव समाज के लाभ के लिए अनेक क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब कि इस जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, इससे संबंधित जो ज्ञान है
मानव समाज के लिए लाभ में लाया जा सकता है, अनेक क्षेत्रों में लाभ के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। आगे, इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव तथा मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और पादपों की नस्लों को सुधारा जा सकता है। यानी कि मानव और मानव के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और पादपों की नस्लों में सुधार किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। किस तरह से? तो उसे जेनेटिक मॉडिफाई करके, यानी कि जीन में हेर फेर करके क्या किया जा सकता है? तो उसके नस्लों में सुधार किया जा सकता है तथा उन्हें मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी कि नस्ल में सुधार होगा तो अधिक से अधिक जिस चीज़ का उत्पादन करना है वो देगा, और इससे क्या होगा? मानव को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। उसके बाद से इसकी सहायता से रोगोपचार के लिए दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसी के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ तैयार किया जाता है तथा रोगों के प्रति वैक्सीन भी बनाई जाती है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला क्या? तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो आप इस चीज़ का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से हम इस जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहला जानेंगे कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। चलिए, तो अब हम जानेंगे जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। तो विभिन्न क्षेत्रों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण उपयोग है और उस उपयोग के बारे में हम अब जानेंगे। सबसे पहले जो हम जिसके बारे में जानने वाले हैं वो है कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की उपलब्धियां अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रयोज्यता, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी कि फसलों के जीनी संरचना में हम क्या फेरबदल कर दें कि फसल जो है अन्य प्रकार के प्राकृतिक प्रभावों को सह सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सके। जैसे कि उच्च ताप का सहन करें, सूखा का सहन करें, और जो खाद्य रसायन है उसका जो है सहन करे, और इसके साथ साथ जो है उसमें ये क्षमता हो कि जल्दी वो पक जाएं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे। इसी को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में, तो सबसे बड़ी बात है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराना। वैज्ञानिकों के पास ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कम जनसंख्या थी, लगभग में 35 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, और उस समय हमारा देश भूखमरी के कगार पे था। यानी कि बहुत सारे लोग भूखे मर जाते थे, यानी कि उनका भरण पोषण नहीं हो पाता था। तो ये सबसे बड़ी वैज्ञानिकों के पास चुनौती थी कि किस प्रकार से इस भूखमरी को दूर किया जाए। इसी के क्षेत्र में 1960-65 के दशक में हरित क्रांति आया, और हरित क्रांति को जिसने लाया वो है नार्मन ई बोरलॉग ने, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का उपयोग करके फसल का उत्पादन ज़्यादा किया गया, जिससे कि लगभग में 80% 90% भूखमरी दूर हो गई। भारत में हरित क्रांति को लाने वाले, ग्रीन एवोल्यूशन को लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो जब इसे लाया गया
तो इस उद्देश्य से लाया गया ताकि भारत में भूखमरी दूर हो और संभवतः 80% से अधिक ये समस्या को दूर किया गया इससे। लेकिन इसमें रसायन का उपयोग किया जाता है खाद के रूप में और अन्य प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। इससे क्या होता है कि वातावरण प्रदूषित होता है रसायनों के द्वारा, ये सबसे बड़ी समस्या रही। इसलिए रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा यानी कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा फसलों के जीनी संरचना में हेर फेर करके यानी कि उसे मॉडिफाई करके उसे कम से कम रसायनों के उपयोग द्वारा अधिक से अधिक फसल उत्पादन का प्रयास किया गया और इसमें सफल भी हुआ, यानी कि वैज्ञानिक इसमें सफल भी हुए। बहुत सारे पौधों के जीनी संरचना में फेरबदल किया गया और जिसका उत्पादन कम रसायन के द्वारा कम कीटनाशकों के द्वारा उपयोग करके उससे अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन किया जाने लगा। ये किसकी देन है? तो जैव प्रौद्योगिकी की देन है, यानी कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की देन है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है। तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे पहला चीज़ है ये, और इसमें ये देखना है यहाँ पे कि दिन प्रतिदिन बढ़ती मानव आबादी के लिए उत्तम किस्म का प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना कृषि वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और उसके लिए भोजन उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती थी। और यद्यपि हरित क्रांति एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, इसमें भोजन उपलब्ध कराने के लिए हरित क्रांति सबसे बड़ी उपलब्धि रही। वही चीज़ हमने बताया। भारत में हरित क्रांति को किसने लाया? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने, ये याद रखना है। उसके बाद से इसकी दुष्प्रभाव क्या थे? तो इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता था और ये कीटनाशक और रासायनिक जो खाद थे मृदा की उर्वरता को कम कर दिए और पर्यावरण के प्रदूषण को बढ़ा दिए। अब ऐसा क्या किया जाए ताकि ये रासायनिक पदार्थ मृदा की उर्वरता को भी कम करें, न बढ़ाएं और पर्यावरण भी प्रदूषित न हो? इसके लिए क्या किया गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए विधि द्वारा फसली पौधों की आनुवांशिकी में फेरबदल करके उनकी ऐसी किस्मों को तैयार किया गया जिनको उगाने में खाद्य एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग करके पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सके। और इसमें इसके उत्पादन में सफलता भी मिली, यानी कि इससे क्या हुआ? फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई और इसमें वैज्ञानिक सफल भी रहे। तो ये है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो ट्रांसजेनिक पौधों के बारे में। ये ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे क्या कहलाते हैं? तो विजातीय जीन वाले पौधे या आनुवंशिकतः रूपांतरित पौधे, मतलब कि जेनेटिकली रूपांतरित, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे या विजातीय जीन वाले पौधे। विजातीय जीन का मतलब है कि किसी दूसरे जीव का जीन उसमें ट्रांसफर किया गया है और जिसके कारण कि उसका लक्षण रूपांतरित हो गया है, यानी कि आनुवांशिकी रूपांतरित जो पौधे होते हैं या विजातीय जीन वाले जो पौधे होते हैं उसे बोला जाता है ट्रांसजेनिक पौधे। ट्रांसजेनिक पौधे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड और ए राइजोजीन के आरआई प्लाज्मिड का पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड और ए राइजोजीन का आरआई प्लाज्मिड का उपयोग जो है जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है। और जब इसका जीन स्थानांतरित हो जाता है तो ऐसे ही पौधे विजातीय जीन वाले पौधे कहलाते हैं या आनुवांशिकता रूपांतरित पौधे कहलाते हैं और इसे ही बोला जाता है ट्रांसजेनिक पौधे।
और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजातीय जीन वाले पौधे ट्रांसजेनिक पौधे या आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे कहलाते हैं। जो विजातीय जीन वाले पौधे होते हैं उसी को बोला जाता है ट्रांसजेनिक पौधे। अब ये जो ट्रांसजेनिक पौधे हैं उसको विकसित करने का उद्देश्य क्या है? ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसमें यहाँ पे पहला है प्रतिरोधी जातियों का विकास। पौधे में प्रतिरोधी लक्षणों का विकास हो जाता है और जिस कारण से उस सूक्ष्म जीव कवक के प्रति वे पौधे प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और वे जो सूक्ष्म जीव या कवक उस पर अटैक करते हैं तो उनको मारने का कार्य करते हैं। तो यही है प्रतिरोधी जातियों का विकास के लिए ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित किया गया है। जैसे कि ऐसी नई पादप प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जिसमें रोगोत्पादक विषाणुओं व कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो। वही बात कि जो विषाणु पौधे पर अटैक करेंगे या कवक पौधे पर अटैक करेंगे तो उससे बचने की क्षमता हो, इस तरह की क्षमता उसमें विकसित किया जा रहा है। और जिनसे विकसित किया जा रहा है तो इस तरह की क्षमता उसमें होनी चाहिए, अथवा मिट्टी की लवणता, सूखे या कोहरे आदि को सहने की क्षमता हो। यानी कि मिट्टी में ज़्यादा लवण है, कोहरा, सूखा, ये सारे प्रभाव को सहने के उस पौधे में क्या हो? क्षमता हो। अभी तक तंबाकू, चावल, आलू, टमाटर व पपीते की वायरस प्रतिरोधी किस्मों का विकास हुआ है। मतलब कि इन पौधों में वायरस प्रतिरोधी किस्मों को विकसित किया गया, यानी कि वायरस के प्रति ये एंटीबायोटिक तैयार करते हैं, यानी कि उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। और कवक प्रतिरोधी पौधों में काइटिनेज एंजाइम के जीन का समावेश किया गया है। मतलब कि कवक प्रतिरोधी पौधों में क्या किया गया? उसमें काइटिनेज एंजाइम जीन को समावेश किया गया है, जिससे क्या होता है कि जब कवक उस पौधे के संपर्क में आते हैं तो पौधे उस कवक की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि वह विकसित नहीं हो पाता है। तो ये है प्रतिरोधी जातियों का विकास, यानी कि उसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर दी जाती है, जिसके द्वारा कोई भी बाह्य जीव, चाहे जीवाणु हो, चाहे कवक हो या वायरस हो, उसको ये नष्ट कर देते हैं। दूसरा है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम दूसरा अभी इसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा क्या है तो ये देख लेते हैं। तो ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमने पहला उद्देश्य जान लिया, जो है प्रतिरोधी जातियों का विकास। अब दूसरा उद्देश्य जानते हैं। दूसरा उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं, जो है पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास, इसका क्या मतलब है कि पौधों में पीड़कनाशी प्रतिरोधकता उत्पन्न की जाती है और जो कि पीड़कों को नष्ट कर देते हैं, पीड़कों को नष्ट कर देते हैं। इसके साथ ही साथ उस पीड़कनाशी में जो रसायन है वह मानव जाति को, मानव को स्वास्थ्य रूप से हानि पहुंचाता है, वह भी, उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। मतलब कि स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले पीड़कनाशियों से मानव को बचाया जा सकता है। तो क्या मतलब, इस प्रकार की किस्मों के विकास से फसलों को पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि ऐसे फसलों को पीड़कनाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके द्वारा मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानव के स्वास्थ्य पर जो हानि पहुंचता है, इसके द्वारा वह प्रभाव कम हो जाता है। यानी कि इससे पीड़कनाशियों से बचा जा सकता है। एक विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाली बीटी जीन, इसमें जो है एक विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाली बीटी जीन को प्रवेश कराया जाता है। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजिनेसिस, बीटी।
ये बीटी है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजिनेसिस। सबसे पहले कपास पर किया गया, ये कपास का पौधा है और बैसिलस थुरिनजिनेसिस बैक्टीरिया से जीन निकाला गया और इस कपास में इसे प्रवेश कराया गया। ऐसा क्यों किया गया, इस कपास में उस जीन की क्यों आवश्यकता हुई? तो कपास को एक प्रकार का सूक्ष्म जीव खा जाता है जिससे कि उसकी पैदावार कम होती है या होती ही नहीं है, उसका नाम है बालवार्म। और बालवार्म को नष्ट करने के लिए क्या किया गया कि बैसिलस थुरिनजिनेसिस जीन यानी कि बीटी जीन बैक्टीरिया, बैसिलस थुरिनजिनेसिस बैक्टीरिया से जीन निकाला गया और इसमें कपास में डाला गया। तो वह जो है इस बालवार्म के प्रति टॉक्सिन उत्पन्न किया जिसके द्वारा कि वह बालवार्म नष्ट हो गया और कपास की पैदावार बढ़ गई। ऐसे ही फसलों को बोला जाता है बीटी फसलें। सबसे पहले कपास पर किया गया इसलिए बीटी कपास, जैसे कि बीटी कपास है यानी कि बीटी कॉटन, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन, इस प्रकार के पौधों में उसमें क्या किया जाता है, प्रतिरोधकता उत्पन्न की जाती है जो कि पीड़क नाशियों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद से तीसरा आता है पादप प्रजातियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, यानी कि पादप प्रजाति की संख्या में वृद्धि कराना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसजीनिक का, यानी कि ट्रांसजीनिक का क्या किया जाता है, ये उद्देश्य है इसका। जैसे कि नए जीन्स का प्रवेश कराकर ऐसी पादप जातियों का विकास किया जा सकता है जिसमें वृद्धि हार्मोन्स ऑक्सिन साइटोकाइनिन्स के संश्लेषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनेंसिस की दर को बढ़ाया जा सकता है जिससे कि फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। इससे पौधों पर फल व बीज का आकार व उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इससे पौधों पर फल व बीज की आकार व उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। और इस प्रकार के जो पौधे हैं जैसे कि टमाटर, प्याज, मटर, गेहूं, चावल, मक्का, इस प्रजातियों के पौधे को विकसित किया गया है इसके द्वारा। तो यहाँ पे हमने 3 मुख्य उद्देश्य के बारे में जाना जो है ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने का उद्देश्य। अगला जो चौथा उद्देश्य आएगा पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास, पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। तो उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जानते हैं चौथा क्या है। तो पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास करना, पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास करना, इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसजेनिक पौधों का अगला उद्देश्य जो चौथा नंबर पे है वो क्या, तो पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास, पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। हमने अभी बताया है ट्रांसजेनिक पौधे क्या होते हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफाई जो पौधे होते हैं यानी कि जीएम जो पौधे होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या चीज़, तो ट्रांसजेनिक पौधे, जेनेटिकल मॉडिफाइड यानी कि विजातीय जीन वाले पौधे कहलाते हैं ट्रांसजेनिक पौधे। और उनका उद्देश्य जिसमें 3 उद्देश्य हमने बता दिया, चौथा उद्देश्य के बारे में जानते हैं पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन क्षमता का विकास। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें जेनेटिकल इंजीनियरिंग द्वारा राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन अनुबंधन के जीन को फली रहित अनाज वाली फसलों में निवेशित कराया जाता है। मतलब कि इसके जो जीन है, नाइट्रोजन अनुबंधन का जो जीन है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया का, उसको फली रहित फसलों में निवेशित कराया जाता है, यानी कि उसमें भेजा जाता है जिससे पर्यावरण की नाइट्रोजन का उपयोग होता है उर्वरक के रूप में, यानी कि जो बाह्य उर्वरक है रसायन के रूप में उसका उपयोग कम हो जाता है, यानी कि उस पर निर्भरता को कम किया जा सकता है इस विधि के द्वारा, जो है पादपों में नाइट्रोजन अनुबंधन की क्षमता का विकास करवाना है।
यानी कि ऐसे पादप पर्यावरण में जो नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं उसका उपयोग करके विकसित हो, न कि उसे किसी उर्वरक की आवश्यकता हो। अगला जो है शाकनाशी व घासफूसनाशी प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास। तो फसलों में जो मुख्य फसल होती हैं उसके साथ अवांछित फसल भी उगाते हैं। उन फसलों को नष्ट करने की क्षमता पौधों में विकसित करना, यानी कि उस फसल को नष्ट करने की क्षमता, उसके लिए किसान भारी मात्रा में जो है पीड़कनाशी का उपयोग करते हैं, छिड़काव करते हैं, ताकि पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं जिससे कि उसका नष्ट हो जाए। खरपतवार जो है खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है ताकि जो अवांछित पौधे हैं वो नष्ट हो जाए। इससे भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। इसी से बचने के लिए जीएम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड पौधों का उपयोग किया जाता है ताकि वो उनमें नष्ट करने की क्षमता हो, जो अवांछित पौधे हैं उनको नष्ट करने की क्षमता हो। यही है कि खेतों से घास फूस एवं अवांछनीय पौधों को खड़ी फसल से हटाने के लिए किसान बड़ी मात्रा में कीटनाशी का छिड़काव करते हैं, जिससे पौधों को क्षति पहुंच सकती है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो सकता है। यही चीज़ हमने बताया। कपास, मक्का, तंबाकू तथा सोयाबीन के जीएम पौधों को सोयाबीन के जीएम पौधे तैयार किए गए, यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड पौधे तैयार किया गया है। इन पौधों में विजातीय जीन शाकनाशी रसायनों को नष्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो विजातीय जीन होते हैं वो शाकनाशी जो खरपतवार होते हैं उगाते हैं पौधों में, अवांछित पौधे उसको नष्ट कर सकते हैं, यानी कि उसमें नष्ट करने की क्षमता होती है। आगे अगला आएगा छठा नंबर पे, पादपों में पोषक पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि। मतलब कि ऐसे फसली पौधों को या सब्जियों का विकास किया जा रहा है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स की अधिक मात्रा अधिक मात्रा हो। इसका मतलब क्या कि उसमें विटामिन्स का या उसमें प्रोटीन्स का अधिक मात्रा हो। इस तरह के फसलों को उत्पादित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि आम आदमी, गरीब जनता को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो सके। जैसे कि इसका एक उदाहरण है विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस का विकास, जो कि बीटा कैरोटीन युक्त होता है, यानी कि इसमें उपयुक्त प्रोटीन और विटामिन की मात्रा अधिक होती है और इस विटामिन या प्रोटीन का उपयोग आम गरीब जनता तक पहुंच सके, इसलिए इस चीज़ को विकसित किया जा रहा है। अब विटामिन ए समृद्ध धान यानी कि गोल्डन राइस के बारे में और बीटी कपास के बारे में विस्तार से वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन पर ट्रांसजेनिक पौधे दिखाई दे रहे होंगे। ट्रांसजेनिक पौधे का चार्ट हमने स्क्रीन पर लगाया हुआ है और उसे आप देखिए। ट्रांसजेनिक पौधे कौन कौन से होते हैं जिसको कि जेनेटिकल मॉडिफाई किया गया है और उसका उपयोग मानव जाति के लिए, मानव के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि औद्योगिक स्तर पर उसका उपयोग किया जाता है। और इसी का तो उद्देश्य है किसका, जैव प्रौद्योगिकी का, और जैव प्रौद्योगिकी में यही किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। एक बात है कि यदि आप लोग पीडीएफ के बारे में हमसे बार बार पूछते हैं तो पीडीएफ क्लास 12 का चैप्टर 1 to 12, चैप्टर 1 to 16 तैयार हो चुका है और जिसको भी चाहिए 1 से लेकर के 16 लेसन तक का पीडीएफ आप जो है क्या कर सकते हैं, तो हमारे इस नंबर पे 9721179449 पे व्हाट्सएप करेंगे और इसका जो प्राइस है 1 से 16 चैप्टर का जो प्राइस है वो 600 है, 600 रुपीज़ है। और इसे आप इसी नंबर पे गूगल पे करके या फ़ोन पे करके या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जो है आप इस पर 600 रुपये परचेज करके इसे परचेज कर सकते हैं। 600 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। 1 to 16 चैप्टर का नोट्स तैयार हो चुका है। क्लास 12 के एनसीईआरटी का
1 to 16 चैप्टर का, और इसे आप ले सकते हैं। अन्यथा जो भी हम यहाँ पे बताते हैं आप उससे नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, और आपको करना क्या होगा, इसी नंबर पे जो है गूगल पे या फ़ोन पे करना है, या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा 600 रुपये भेजना है, और जिसके द्वारा आपको 16 चैप्टर के पीडीएफ 1 to 16 चैप्टर के पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।